नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, क्या आप भी 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं और बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं? तो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं और 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं और अपने विषय में संस्कृत विषय को चुने हुए हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी ही हेल्पफुल सिद्ध होगी, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड में आने वाले संभावित क्वेश्चन को बताया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप सभी लोगों को इसमें कराया गया है और उसके बाद से आप सभी लोगों को सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी अगले वीडियो में कराया जाएगा। और जितना मैं आप सभी लोगों को कम से कम 300 ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो इसमें कराने वाला हूं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने वाला हूं, जो कि आपका सीरीज एक चलते रहेगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप सभी लोग अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके संस्कृत विषय में। तो मेरे दोस्त, उम्मीद है कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और उसी व्यस्तता में अपने लिए समय निकाल करके आप पढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए अच्छे मार्क्स के लिए मैं शुभकामना देता हूं और आप सभी लोग शुरू कीजिए। और चलिए मैं शुरू करता हूं और आप सभी लोग बिल्कुल ही इसको गहन से और ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तथा कुछ याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको मैं आप सभी लोगों के बीच बताने वाला हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि पटना कहाँ बसा हुआ है। तो पटना कहाँ बसा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो गंगा के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, पटना कहाँ बसा हुआ है, तो गंगा के तट पर बसा हुआ है। दूसरा है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। ये मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्वेश्चन नंबर सी होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि गुप्त वंश के काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया, यानी कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया, तो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पाटलिपुत्र में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, यानी पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि पुष्पपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए पुष्पपुर। अगला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 7 कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि कुटनिम ताख्य काव्य के कवि कौन है, तो इसका जो सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दामोदर गुप्त। अगला जो क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा काव्य मीमांसा, यानी राजशेखर की रचना है। अगला आप सभी क्वेश्चन देखेंगे कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इसके बाद से आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, तो इसका जो सही होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेगास्थनीज। यूनान का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष देखेंगे कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था। भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पाटलीग्राम, यानी पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध का आगमन बहुतों बार हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था, तो किसके समय में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था। तो फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था जी, तो पाटलिपुत्र में होता था।
क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। तो किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार राज्य की राजधानी जो है वो पटना है। अगला क्वेश्चन आप सभी देखेंगे कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो वो गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। तो एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा नदी पर है। अगला जो क्वेश्चन है कि गोलघर कहाँ है। तो गोलघर कहाँ है जी, गया में है, पटना में है, लखनऊ में है या हैदराबाद में, तो वो पटना में है। गोलघर कहाँ है, पटना में है। अगला क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो सर होगा वो पंजाब यानी कि पटना में, सॉरी पटना में, कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। फिर आगे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी देखेंगे। ये 21 क्या कह रहा है कि बीरेश्वर कौन था। बीरेश्वर कौन था, तो बीरेश्वर कौन था जी, तो मिथिला का मंत्री था। बीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था। उसके बाद से है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। अलस कथा के रचयिता कौन है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे कि अलस कथा के जो रचयिता हैं वो है विद्यापति जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे। तो अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे, तो अलसशाला में आग लगने पर 4 लोग नहीं भागे थे। अगला है कि संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तो उसकी माँ होती है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक उसकी माँ होती है। अगला है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो मंत्री बीरेश्वर का जो स्वभाव था वो दानी था, है ना, यानी स्वभाव से वो दानशील तथा कारुणिक था। अगला जो है कि आलसियों के सुख को देखकर किसने आलसी बनने का स्वांग किया। तो धूर्त ने आलसियों के सुख को देखकर आलसी बनने का स्वांग किया था, है ना। उसके बाद से है कि आग कहाँ लगाई गई। तो आग कहाँ लगाई गई थी जी, तो अलसशाला में आग लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई गई थी, अलसशाला में आग लगाई गई थी, है ना। अगला है कि प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था। तो प्रतिदिन आलसियों को जो भोजन देता था वो मिथिला का मंत्री बीरेश्वर जो था वो प्रतिदिन आलसियों को भोजन देता था। अगला है तीसरे आलसी ने क्या कहा था। तो मेरे दोस्त तीसरे आलसी ने जो कहा था कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगे हुए वस्त्र या चटाई से ढक दे, यही कहा था। तीसरा जो आलसी था वो कहा था कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगे हुए वस्त्र या चटाई से हमको ढक दे। अगला जो है आपका कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी को दी थी। और एक और प्रश्न हो सकता है कि मैत्रेयी कौन थी। तो मैत्रेयी जो थी वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, है ना। और याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी गई थी, है ना। तो आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी गई थी, तो ये मैत्रेयी को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो याज्ञवल्क्य के द्वारा दी गई थी। और याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी में क्या संबंध था, तो पति पत्नी का संबंध था। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन नंबर 32 कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो डांडी ने कहा है। गंगा, अगला है कि गंगा देवी का समय क्या है। तो गंगा देवी का जो समय है वो आप सभी लोग देखेंगे तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी है। क्वेश्चन नंबर 34 कि आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री कौन है। तो आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री है वो क्षमा राव है ना। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनीय ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो कितने मंत्र दर्शनीय ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है, तो है 24 यानी 24 ऋषि पत्नियों का ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियों का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद में 24 ऋषि पत्नियों का उल्लेख किया गया है। और अर्थवेद में 5 ऋषि पत्नियों का उल्लेख किया गया है। अगला जो है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो मैत्रेयी थे। अगला क्वेश्चन कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो महाभारत में मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है। अगला है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है वो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। अगला है कि अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। तो अर्थवेद में 5 मंत्र दर्शवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि गार्गी एवं वाचवल्ली किसके दरबार में रहती थी। तो गार्गी एवं वाचवल्ली वो जनक के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयांका किस वर्ण की थी, यानी वर्ण मतलब होता है रंग, यानी किस रंग की थी। तो विजयांका जो थी वो श्याम वर्ण की थी, यानी श्याम रंग की थी। अगला है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की। तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की थी, तो वो है पंडिता क्षमा राव गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के पुस्तक की रचना की थी। अगला है कि विजयांका किस शताब्दी की कवित्री है। विजयांका
किस शताब्दी की कवित्री है? तो विजयांका जो है वो 8वीं सदी की कवि हैं, कवित्री हैं, कवित्री। अगला है कि विजयांका किसकी पत्नी थी? विजयांका किसकी पत्नी थी? तो विजयांका के पति का नाम चंद्रद्वितीय था, यानी कि विजयांका चंद्रद्वितीय की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन आप सभी देखेंगे कि मधुर विजयम किसकी कृति है? तो मधुर विजयम किसकी कृति है? तो मधुर विजयम जो कृति है वो है गंगा देवी की। अगला है अच्युत राम का शासनकाल था 12वीं सदी, 16वीं सदी, 8वीं सदी और 10वीं सदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 16वीं सदी, यानी अच्युत राम का शासनकाल था 16वीं सदी। अगला है वरदामिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? वरदामिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि तिरुलंबा। तिरुलंबा द्वारा वरदामिका परिणय नाम के चंपू काव्य की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पंडित क्षमा राव किस काल की कवित्री है? मध्यकाल की, प्राचीन काल की, आधुनिक काल की और महाभारत काल की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आधुनिक काल की। पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल की कवित्री है। शंकर चरित्रम किन की रचना है? पंडिता क्षमा राव की, वनमाला भवालकर की, मिथिलेश कुमारी मिश्र की और पुष्प दीक्षित की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है पंडित क्षमा राव, यानी कि पंडित क्षमा राव की रचना शंकर चरित्रम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति पंडिता क्षमा राव की नहीं है? मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, कथा मुक्तावली और मधुर विजयम। तो मीरा लहरी भी है, सत्याग्रह गीता भी है, कथा मुक्तावली भी है और मधुर विजयम नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मधुर विजयम पंडिता क्षमा राव की कृति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक रहा कि 1 से लेकर 50 तक आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसके बाद से 50 से 100 मिलेगा, 100 से 150, 150 से 200, इस प्रकार करते आपको 320 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी लोगों को कराया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और जो सेट आप सभी लोगों को बताया जा रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और अपने संस्कृत विषय में अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।